अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी, ऑल इंडिया पसमानदा से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और आज बहुत खास मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी साहब, जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं और अपनी बातें बड़ा ढंग से और तर्कों के साथ रखते हैं, इसलिए सारी दुनिया उनकी बातें सुनती है। तो मेरा ख्याल है कि आज डॉक्टर साहब से कुछ जानकारी ली जाए। और डॉक्टर साहब आज मौजूद हैं, हालांकि 2-4 मिनट लेट से आए हैं हम लोग, उसके लिए माफी चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। और डॉक्टर साहब, मैं सीधा सीधा आपके पास आ रहा हूँ और ज्यादा इधर जी, उधर की बात नहीं करते हुए हम एक पहली सवाल आपसे उठाना चाह रहे हैं कि मोहन भागवत जी जो संघ के प्रमुख हैं, और उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि पसमानदा समाज को सशक्त करने की जरूरत है। तो ये लोग सिर्फ बातें ही करते हैं कि धरातल पे भी कुछ काम होगा पसमानदा समाज के लिए? जी डॉक्टर साहब। जी देखिए जहाँ तक बात करने की बात है, ये बड़ी बात है कि जो लोग बात नहीं करते थे वो बात करने लगे। जब लोग बात करने लगे, देखिए कोई भी चीज़ होने से पहले उसके बारे में बातचीत करना ज़रूरी होता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं चूँकि हम सकारात्मक लोग हैं कि जब मोहन भागवत जी ने बात किया है, तो कुछ उसका मूर्त रूप भी दिखाई देगा समाज में, सरकार में, यह हम ऐसी आशा करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने भी बात किया था, तो कुछ उसका कुछ दिखाई भी दिया जैसे वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट बिल आया उसमें पसमानदा को भागीदारी देने की बात हुई। लेकिन जिस तरह से समुचित भागीदारी होनी चाहिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुद्दे को एड्रेस किया था, उस तरह से जो वांछित था, उस तरह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो हम आशा करते हैं और आग्रह भी करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो संघ संघ संचालक हैं वो और देश के प्रधानमंत्री अब उसको मूर्त रूप देने में क्रियान्वित करने पे भी उसको ले आए ताकि पसमानदा समाज के अंदर एक विश्वास का माहौल पैदा हो कि इस देश में उनका भी अपना हक अधिकार है। जी। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। सही बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी बार बार बातें करते हैं। बाकी सेक्युलर पार्टियां हमारी नाम नहीं लेती, पसमंदा समाज से दूरी बनाए रखती हैं। ये बड़ा विचित्र है। बात तो ये जायज है आपकी। और मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं कि नहीं, सशक्त करने की जरूरत है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस पर सेकुलर जो पार्टियां हैं, सेकुलरिज्म की दम भरती हैं, ये हमसे क्यों दूरी बना के रखती हैं? पसमानदा की बात नहीं करती हैं, पसमानदा के हाँ, नाम भी नहीं देखिए लेती। इसमें हाँ, देखिए इसमें दोनों तरफ से गलतियाँ हैं। पसमानदा समाज की तरफ से भी गलतियाँ हैं और जो है सेकुलर लिबरल जो तथाकथित सेकुलर लिबरल पार्टियों की तरफ से भी गलतियाँ हैं। जब झउआ भर-भर के हम लोग वोट दे देते हैं उनको, तो क्या ज़रूरत है उनको हमारे सामाजिक न्याय की बात करने की, हमारे दुःख-दर्द की बात करने के लिए। वो हमको टोकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बीजेपी का डर दिखा के, ये दिखा के, वो दिखा के। दूसरा वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं लेकिन वो उनका जो सामाजिक न्याय है वो कम्युनल सामाजिक न्याय है। यानी वो तथाकथित देश के जो सेकुलर लिबरल पार्टियाँ हैं या सामाजिक न्याय की पार्टियाँ हैं, उनका जो सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट है वो सांप्रदायिक चरित्र का सामाजिक न्याय है। अगर वो सेकुलर चरित्र का सामाजिक न्याय होता तो उसमें वो अन्य धर्मों के भी, मुस्लिम धर्म के भी, सिख धर्म के भी और लोगों को भी सोशल जस्टिस की बात वो कर रहे थे। तो केवल हिंदू समाज में सोशल जस्टिस की बात करते। तो इससे उनका जो है एक छद्म सेकुलरिज्म जो है, यानी सेकुलरिज्म के पीछे का जो कम्युनलिज्म वो उजागर होता है। पहली चीज, समाज की तरफ से क्या गलती है कि आंख मूंद के आप बीजेपी के डर से या बीजेपी को हराने के लिए आप सेकुलर पार्टियों को जब वोट दे रहे हो, तो वो क्यों आपके सामाजिक सोशल जस्टिस की बात करेंगे? इधर जब हम लोगों ने प्रयास किया, पसमानदा आंदोलन से लगे लोगों ने जब प्रयास किया और देश के प्रधानमंत्री ने भी जब बोलना शुरू किया, तो इन तथाकथित सेकुलर सेकुलर लिबरल पानियों के आंख का पानी इतना मर चुका है कि सिवाय उनको मारे शर्म के इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, मुस्लिम समाज में भी सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। ऊंच-नीच, जात-पात है, कुरीतियाँ हैं, मुस्लिम सांप्रदायिकता है, इसको एड्रेस करना चाहिए। वो मोदी जी को घेर रहे हैं कि मोदी जी मुसलमानों को बाँटने का काम कर रहे हैं। तो ये उसको बहुत नेगेटिव एक तो एड्रेस नहीं किया तथाकथित सेकुलर लिबरल पार्टियों ने। अगर एड्रेस किया भी, तो बहुत ही नेगेटिव रूप में उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो ये बात ठीक बात नहीं है। इससे अच्छा तो सकारात्मक जो मोदी जी का काउंटर किया था हमारे पसमानदा आइकन अली अनवर जी ने किया था कि मोदी जी को जी। सांप्रदायिक नीति पे घेरा भी था और उनको लेटर भी लिखा था, लेकिन उसके बाद भी तथाकथित सेकुलर लिबरल पार्टियां उस अली अनवर को जो पसमानदा मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, उन तक को जगह नहीं दिया।
इससे इन सेकुलर तथा कथित सेकुलर लिबरल सामाजिक न्याय की पार्टियों का चरित्र आप समझ सकते हैं कि अंदर से यही भाजपा सांप्रदायिक नहीं है, मोहन भागवत सांप्रदायिक, ये लोग सांप्रदायिक हैं क्योंकि ये अमल से जी, सांप्रदायिक अपने को साबित कर रहे हैं। वो तो मुंह से कहते हैं, ये तो अमल से सांप्रदायिक साबित कर रहे हैं। तो ये इस तरह गड़बड़ है। अब हमारी स्थिति है कि हमको इन्हीं लोगों के बीच में अपनी बात करनी है, और सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी इस देश के अंदर, हम डेमोक्रेटिक अंदाज में अपनी बात को उठा रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा प्रमाण है कि देश के प्रधानमंत्री ने इसको कंसीडर किया। अभी आप बता रहे हैं कि मोहन भागवत जी ने भी इसको कंसीडर किया। बात कर रहे हैं, बात को मैं बहुत बड़ी चीज समझता हूँ। हमारा जी, पड़ोसी बिल्कुल। हमारी बात नहीं करता है। अगर कोई बात हमारी कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री हमारी बात कर रहा है, देश के एक सबसे बड़े सांस्कृतिक सामाजिक संगठन का प्रमुख हमारी बात कर रहा है, ये हमको इसको हम बहुत बड़ी जीत समझते हैं। हाँ, अब हम यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है, इस पे हम अपनी फिर रणनीति बनाएंगे। इसको हम बहुत अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ जो तथाकथित सेकुलर लिबरल पार्टियां, उनके ऊपर मुर्दनी छाई हुई है, और ये मुर्दनी ना उनके लिए अच्छी बात है, ना देश के लिए अच्छी बात है। इस देश में बसने वाले 13 से 15 करोड़ पसमानदा को इग्नोर करना तथाकथित सेकुलर लिबरल पार्टियों को बहुत महंगी पड़ने जा रही है, ये आप समझ लीजिए। जैसे अभी आपने कहा कि लोग भाजपा की डर दिखा के डराते हैं। अभी तत्काल में बिहार में विधानसभा इलेक्शन हुआ, करीब 3 महीने मैं भी था वहाँ पे, और आपने भी देखा होगा रिजल्ट बिल्कुल विपरीत आया। तो मेरे ख्याल से हमारे दिल से, हमारे पसमंदा समाज के तकरीबन डर निकल आया है, और इसी वजह से एनडीए की फुल बहुमत आई बिहार में। तो जी, ये डर जी, जी, दिखा नहीं। बिल्कुल। तो क्या जी, आप जी। समझते हैं कि बंगाल और यूपी के इलेक्शन में भी इस तरह का हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, विशेष रूप से बिहार चुनाव में एक इतिहास लिखा गया, और जो पसमानदा बाहुल इलाके हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी लोग अच्छे वोट मार्जिन से वोट जीते। इसका मतलब पसमानदा ने वहाँ वोट वोट किया है उनको। लेकिन एक दुःख की बात बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इसको अभी भी कंसीडर नहीं कर रही कि बिहार में पसमानदा ने उनको वोट दिया है। वो भी वो कथनी-करनी में जो अंतर वाली बात है, जिसको समाज में हम लोग चूँकि समाज में काम करते हैं, समाज ये हमसे सवाल करता है कि आप तो कह रहे हैं कि बिहार में आपने वोट दिया, लेकिन जिसको वोट दिया वही कंसीडर नहीं कर रहा है। तो ये भी बात है, लेकिन इसका ये जो पैटर्न शुरू हुआ है, ये बिहार के बाद यूपी में भी दिखाई देगा, बंगाल में भी दिखाई देगा। जी। अगर इसको तथाकथित सेकुलर लिबरल पार्टियों ने, अभी भी उनके पास समय है। आप जिनका वोट ले रहे हैं उनको सामाजिक न्याय दो, नहीं तो नेस्तनाबूद हो जाओगे। ये मामला है, ये आप समझ लीजिए। जी। बिल्कुल सही बात है। अभी भी अगर ये सुधर जाएँ, सँभल जाएँ, तो शायद मेरे ख़्याल से इनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये लोगों का एक घमंड है, इनके दिल में एक घमंड है दिमाग में कि ये पसमानदा वाले जाएँगे कहाँ? ये मुस्लिम जाएँगे कहाँ हमको छोड़ के? ये भाजपा की तरफ जा जी, नहीं जी। सकते। लेकिन इस बार बिहार के पसमानदा ने दिखा दिया कि हमारे पास विकल्प सिर्फ़ ये सेकुलर नाम पे जो उल्लू बना रहे हैं, ये नहीं है। आरजेडी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आसमान से ज़मीन पे आ गया। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। इग्नोर किया। और जो हमें इग्नोर करेगा क्योंकि हम 85% है, तो फिर जाएगा कहाँ वो? 15% लेके झुनझुना तो नहीं बजा सकता वो। और ये दिख गया बिहार में, और ये मेरा ख़्याल है कि बंगाल के और यूपी के चुनाव में भी दिखेगा। और हुँ। सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूँ अभी, आज ही एक एक वीडियो देखा बिहार था बिहार दिल्ली से। बिहार चुनाव के बारे में एक बात और कह लूँ। जी, पसमानदा जी। को भी यहाँ चिंतन मनन करने की हो कि वहाँ अशराफ समाज के लोग बीजेपी का विरोध करके भी अपने कैंडिडेट जिता ले गए, और बीजेपी का समर्थन करके भी अपनी कैंडिडेट जिता ले करके गए। भी जीता। जी, जी। एक मंत्री भी बिल्कुल। बन गया। और हमारा कैंडिडेट, 2 मैं चुनावों का ज़िक्र करूँगा। एक जो सैफ अली खान, जो हमारे एसटी सीट पे लड़े थे, वहाँ जी। 43% मुसलमान थे, और उसमें भी मैक्सिमम पसमानदा थे। वहाँ चुनाव शुरू में बहुत अच्छा बना था, लेकिन आते-आते चुनाव उनका खराब बिगाड़ दिया गया। उसी के बगल सीट पे 4 बार से पसमानदा समाज से जो विधायक हो रहे थे, महबूब साहब, उनको जी। एमआईएम ने वहाँ अपनी क़यादत, अपनी सियादत की बात करके वहाँ चुनाव हरवा दिया। एक 4 बार से लगातार विधायक को, जो पसमानदा समाज से आता है। और उसी के बगल सीट में एक नौजवान पसमानदा जो इलेक्शन फाइट कर रहा था, एक 80 साल के बूढ़े को चुनाव हराने जा रहा था, उसको वहाँ पे ये कह के कि नहीं, अभी हिंदू मुसलमान करने की ज़रूरत नहीं है, अभी अपनी क़यादत, अपनी सियादत की ज़रूरत नहीं, अभी जो है गठबंधन को जिताना है, तो वहाँ कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा था, उसको जिताना है। तो वहाँ तेजस्वी और गठबंधन को जिताने की बात करके पसमानदा को गुमराह किया, और यहाँ अपनी क़यादत, अपनी दोनों अगल-बगल की सीट है, मनिहारी विधानसभा और वो जी, जी। जहाँ से महबूब साहब चुनाव लड़ रहे हैं, बलरामपुर, अगल-बगल की ही बलरामपुर, सीट है। हाँ, बलरामपुर। तो जी, जी।
तो इस बात को भी पसमानदा समाज को समझना है, विचार करना है कि आखिर सारे आंधी तूफान में अशराफ अपने कैंडिडेट जिता ले। देखिए, विरोध करके भी जिताया और सपोर्ट करके, उसमें एक मंत्री भी बनवा लेगा इसी में, और हम लोग अभी भी ढोले ताशा बजा रहे हैं। तो राजनीतिक समझ अब हम लोग को डेवलप करनी पड़ेगी, नहीं तो हम कभी भाजपा को हराने में, कभी जिताने में, कभी इनके चक्कर में, कभी उनके चक्कर में चलेगा। हमको सिर्फ अपने कैंडिडेट को जिताना चाहिए था। मनिहारी विधानसभा के पसमानदा मुसलमानों को सोचना चाहिए था कि सैफ एक नौजवान 27 साल का लड़का है, इसको हम विधानसभा में भेजे, दुनिया जाए चाहे ना जाए। जैसे अशराफ करता है कि चाहे वो जिस पार्टी से लड़े, अपने कैंडिडेट की बैटिंग शुरू कर देता है, इस्लाम, कुरान, हदीस सब लेके चला आता है कि नहीं, अपने लोगों को जिताना जरूरी है। ये बात हमको समझ में नहीं आती। हमारे जब कैंडिडेट लड़ते हैं, अल्लाह के देखो मर्जी, चुनाव लड़े दर्जी। तो फिर पसमानदा ने भी नारा दे दिया कि शेख अपनी अपनी देख। लेकिन जी, आप लेकिन एक सवाल चीज कर मेरे रहे थे समझ में कुछ। एक चीज मेरे समझ में नहीं आती कि जो महबूब आलम को हराया गया वहां पे, एडवोकेट आदिल हसन वहां पे गए एमआईएम से, जबकि उनको मालूम है कि पिछले 4 टर्म से विधायक है वो, सामने वाले घर में एक गाड़ी भी नहीं है, एकदम साधारण से व्यक्ति है, अपने समाज के लिए काम करता है। वहां पे तो इनको कैंडिडेट देना जरूरी नहीं था बिल्कुल, लेकिन ये अपनी गलती नहीं, मानने को तैयार नहीं है। नहीं, देखिए, इनको जो है ना, ये अशरफ का चरित्र है कि राजा वो बनेगा, अइमतुल मिनल कुरैशी, हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बुखारी शरीफ की हदीस है कि अइम्मा जो होगा, सरदार जो होगा, नेतृत्व जो कर रहा होगा, नेता जो होगा, लीडर जो होगा, कुरैश से होगा, यानी से एक सैयद होगा। तो अब कुलैया कैसे हो जाए? अब कुलैया भारतीय डेमोक्रेसी की वजह से, भारतीय सेकुलरिज्म की वजह से कहीं चुनाव जीत रहा है, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी से, जिसका जी। आजकल पूरा कम्युनिस्ट पार्टी का बिल्कुल बाजार खराब हो चुका है। कम्युनिस्ट पार्टी के हम्म। टिकट से कैसे जीत जा रहा है एक तो पसमानदा, ये इनकी छाती में दर्द हो रहा था, तो वहां पहुंच गए हराने उसको। ये चुन चुन के पसमानदा का शिकार करते हैं, आप याद रखिए। ये आपको न एजुकेशन में, न राजनीति में कहीं आगे नहीं देते। और जब भी आप बात करेंगे इम्प्लीमेंट, तो लगते हैं शिक्षा शिक्षा की बात करने के लिए, आप स्कूल खोलिए, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाइए और अपने नेता बनेंगे। जिस दिन हमारे बच्चे नेता बनने लगे, एमएलए एमपी बनने लगेंगे, हम शिक्षा में भी आगे जाएंगे, राजनीति में भी आगे जाएंगे, खेल में भी दुनिया के हर फील्ड में आप तरक्की करेंगे जब राजनीतिक रूप से सबल होंगे। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शिक्षा अशराफ अपने पास रखता है, और हमको छोड़ने वाला हदीस सुनाता है कि फलाने ये छोड़ दिए, ढिकाने ये छोड़ दिए, ढिमकाने वो छोड़ दिए। तो जानबूझ हाँ, के महबूब साहब को हराने के लिए ओवैसी एंड कंपनी एक प्लान बना के उनको चुनाव हराया। उनको भाजपा चुनाव नहीं हरा पाई थी। जो भाजपा का सूरज अस्त नहीं हो रहा है, चारों तरफ चारों स्टेट में राज्य है, उस भाजपा का सूरज बलरामपुर में जाके अस्त हो जाता है, एक पसमानदा उसको चुनाव हराता है। ये कम बड़ी बात समझते हैं आप? इनसे बहुत देखा बढ़िया। नहीं गया, वहां पहुंच गए हराने, भाजपा नहीं हरा पाई, ये अशराफ जाके हराया। क्योंकि ये नहीं चाहते कि गुलाम इनके बराबर कुर्सी पर बैठे। हमारी जो मूलभूत लड़ाई है, वो आजादी की लड़ाई है अशराफ से, ये आप समझ लीजिए। और ना हम भाजपा से लड़ाई है हमारी। भाजपा तो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक देश की पार्टी है, हम उसमें घुस के उसके अपनी बात मना सकते हैं। बहुत से लोग कल्याणकारियों से हमको फायदा भी मिलता है। भाई, बुलडोजर चल रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, तो सांप्रदायिक आधार पर उत्पीड़न पसमानदा का क्या कांग्रेस के जमाने में नहीं था? कि दंगे कांग्रेस के जमाने में नहीं होते? अगर आप दोनों का बैलेंस कर लेंगे तो कांग्रेस के खाते में ज्यादा सांप्रदायिकता का दोहन आया, सांप्रदायिकता का उत्पीड़न पसमानदा के हिस्से में ज्यादा आएगा कांग्रेस के जमाने में, बीजेपी की कम से। लेकिन ये हमारे लोग को जीत बर्दाश्त नहीं, इसीलिए वैसे ही पूरा घूम घूम के वो करता रहता। हम लोग जब पार्लियामेंट गए तो चेहरा लाल हो गया था, बर्दाश्त नहीं कर पाते कि पार्लियामेंट में कैसे पसमानदा आ गए बोलने के लिए। जी, सवाल करें। एकदम सही बात है क्लियर कि कट एक कॉन्सेप्ट, पसमानदा समाज को एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम जो है एमएलए एमपी बने। अच्छा, एक बात अभी आपने कहा जैसे कि बुलडोज हो रहे हैं, बहुत जगह बुलडोजर चल रहा, खास करके यूपी में, दिल्ली में, अभी हमारे यहाँ बिहार में भी चालू हो गया। उसके अलावा बहुत सारी जगह मॉब लिंचिंग होती है, लेकिन इस पर जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, ये मुंह में दही जमा के क्यों बैठ जाते हैं, मुंह नहीं खोलते, एक शब्द नहीं बोलते। इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, ये बहुत गलत बात है। सांप्रदायिक जो इस देश के अंदर है, हम चूंकि मुस्लिम समाज में है, इसलिए मुस्लिम सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं, और हिंदू सांप्रदायिकता मुस्लिम सांप्रदायिकता के रिएक्शन में आई। अब आज के डेट में हिंदू सांप्रदायिकता एक नंबर पे आ गई, मुस्लिम सांप्रदायिकता पीछे हो गई है। लेकिन उसके बाद भी अशराफ और लगातार मुस्लिम सांप्रदायिकता को खाद पानी दे रहा है, ये एक दूसरे को खाद पानी देते रहते हैं। तो जो मामले की, तो सांप्रदायिक आधार पे जो पीड़ित समाज है वो पसमानदा का है, क्योंकि ठेला हम लगाए हुए हैं, सड़क के किनारे बैठ के मोची का काम हम कर रहे हैं, स्कूल में मास्टर हम हैं। ये तो बड़े बड़े एमएलए एमपी बन के, गुंडा मवाली बन के ताकतवर होते हैं, इनको कौन मारने जाएगा? मामूली ठेले वाले की होती है, खोमचे वाले की होती है, मदरसा टीचर की होती है। तो
सांप्रदायिक आधार, सांप्रदायिकता के पीड़ित पसमानदा समझ रहा है, इसीलिए हम इसके हमेशा विरोधी रहे हैं। अब आपने जो सवाल किया था सेकुलर पार्टी के मुंह में दही जम जाता है, ठीक बात है, और कहीं बोलते भी है तो उसको सांप्रदायिक आधार पे बोलते हैं, सोशल जस्टिस के आधार पे नहीं बोलते। वो सिर्फ हिंदू सांप्रदायिकता को सुरवार करके मुस्लिम सांप्रदायिकता को क्लीन चिट देते, इसीलिए सारा माहौल खराब होता है, हिंदू सांप्रदायिकता कंट्रोल नहीं हो पा रही। आपको हिंदू सांप्रदायिकता कंट्रोल करनी है। आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर सांप्रदायिकता का विनाश हो जाए, हिंदू सांप्रदायिकता खत्म हो जाए, तो आपको मुस्लिम सांप्रदायिकता खत्म करनी पड़ेगी। और आप चाहते हैं कि मुस्लिम सांप्रदायिकता खत्म हो, तो आपको मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस करना पड़ेगा, तब जाके मुस्लिम सांप्रदायिकता खत्म होगा। जिस दिन से इस देश के अंदर से मुस्लिम सांप्रदायिकता खत्म होगी, उस दिन से जो है हिंदू सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। आप इसी देश में वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, अरबी, उर्दू, फारसी के जितने यूनिवर्सिटी कॉलेज में डिपार्टमेंट है, यूनानी मेडिसिन है, सब जगह पाकिस्तान चल रहा है छोटा छोटा। वहाँ पूरा नियोप्टिज्म, कास्टिज्म और फ्यूडलिज्म, यानी परिवारवाद, मुस्लिम समाज, इस्लाम का जातिवाद और जो है सामंतवाद चल रहा है। आप जाके देख लीजिए, आप किसी कॉलेज के चले जाइए, वहाँ शोभा उर्दू में चले जाइए, एनसीपीयूएल में आप चले जाइए, कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान में, किसी यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में, अरबी डिपार्टमेंट में चले जाइए, किसी मदरसे में चले जाइए, किसी मस्जिद में चले जाइए, कोई बड़ा जामा मस्जिद देख लीजिए, वहाँ उसी का बेटा होगा, नियोप्टिज्म, कास्टिज्म और फेडरलिज्म, तीनों का घालमेल चल रहा है भारत ऐसे देश में। इसलिए ये चाहते नहीं है कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात हो। अब देखिए, वक्फ बोर्ड में जब अमेंडमेंट किया गया तो उसमें मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को सामने रख के जब बिल पास करने की बात हुई, तो सारा विरोध उसका इसीलिए हुआ कि अब जुल्हा दुनिया कुजड़ा कसाई नर धोबी हलालखोर मेहतर भंगी सब हमारे बगल में आके बैठने लगेंगे। यार, ये कौन सा कानून बन रहा है? ये अशराफवाद है, इसको समझने की जरूरत। हमारा ऐसा विधायक जिसको बीजेपी तक नहीं हरा पा रही है, ये वहां जाके हरा दे रहे हैं चुनाव। हम लोग भी वोट हमारा ही ज्यादा है ना, हम ही अशराफ के बहकावे में आके महबूब साहब को चुनाव हराए ना, हम ही ने सैफ अली खान को चुनाव हराया ना, हम उस धोखे में आ जाते हैं। इस बात को समझना है जी। अच्छा, आखिर एक सवाल, ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। आखिर एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं। हमारे दिल्ली के डॉक्टर योगेंद्र यादव जी ने एक बात कही कि सेकुलर पार्टियां जो है पसमंदा को नजरअंदाज कर रही हैं और तकरीबन आने वाले 10 सालों में हो सकता है कि सारे मसले बीजेपी के हो जाए और ये पसमंदा समाज भी बीजेपी की तरफ विलय कर जाए। क्या इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? उनका कहने का मतलब क्या था? जी, देखिए, योगेंद्र यादव ने वही बात कही जो मैं आज बरसों से कहता चला आ रहा हूँ। मैं 4-5 साल पहले जब नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए थे, तो मैंने ये बात की थी। योगेंद्र यादव ने मेरी बात को कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि कम से कम योगेंद्र यादव एक बड़ा नाम है। फैयाज अहमद फैजी कहेंगे तो उस पर कोई कान नहीं धरेगा, योगेंद्र यादव कहेंगे तो लोग उस बात को सुनेंगे। लेकिन हैरत हुई कि उसी मीटिंग में योगेंद्र यादव ऐसे विभूति की भी बात नहीं सुनी गई, जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं। वहीं एक अशराफ महिला बैठी हुई कह रही, नहीं हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब एकदम जैसे वो खेत उसमें पखाना करने वाले नहीं बैठे रहते हैं साहब, कोई दूर से जाता दिखाई देता तो मुड़िया गोत लेते हैं सब। वो पखाना करने वाला समझता है कि हम नहीं देख रहे हैं तो वो भी हमको नहीं देख रहे। यही अशराफ का हाल है। हाँ, कि अपना मुड़िया गोत लेते हैं सब कि नहीं हमारे में नहीं है। अरे दुनिया देख रही है। योगेंद्र यादव ने बाकायदा इम्तियाज साहब का हवाला दिया, अली अनवर की किताब का हवाला दिया कि मैं उससे सीखा हूँ, ये बड़ी बात है। लेकिन उसी मंच पे उसका सलमान खुर्शीद भी बैठा हुआ था वहां पे, उसके मुंह से भी कुछ निकला नहीं। तो ये इसलिए नहीं मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को एड्रेस करते कि इनका जो पाकिस्तान हर जगह चल रहा है, एक तो पाकिस्तान ले लिया, दूसरा भारत में छोटा छोटा जो पाकिस्तान चल रहा है उसमें कोई दिक्कत ना होने चाहिए, हम राजा रहे और ये हमारे गुलाम बने रहे। तो योगेंद्र यादव को पॉजिटिव को मैंने बहुत पहले ट्वीट किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हिंदू समाज में सोशल जस्टिस को एड्रेस किया है, उसी तरह मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस को एड्रेस करते हुए पसमानदा को अपनी पार्टी में और संगठन में और सरकार में अगर भागीदारी दे देगी तो भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक अजेय पार्टी हो जाएगी। इसी बात को योगेंद्र यादव ने कहा। तो ये बात सोचने समझने की इस देश की तथाकथित सेकुलर लिबरल पार्टियों को ये सोचने का मुकाम है कि अगर वो चुनाव जीतना चाहती है या एक अच्छा देश बनाने को जो उनका कॉन्सेप्ट वो करना चाहती है, तो पसमानदा को उनको जोड़ना होगा। और पसमानदा को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, न इनकी औकात है हमें भीख देने की। भीख हम इनको देते हैं हर साल चुनाव में। ये मुख्यमंत्री जो बन जाते हैं तथाकथित सेकुलर लिबरल पार्टियां, ये हमारे वोट से बनते हैं। हम बादशाह हैं, हम राजा हैं, हम दानवीर हैं और ये भिखारी हैं। ये क्या हमको देंगे? हम इनको देते हैं। एमएलए की सीट, एमपी की सीट, मुख्यमंत्री की सीट, मंत्री की सीट हम देते हैं इनको।
जिस दिन हमारा समाज जान जाएगा, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा इन तथाकथित सेकुलर लिबरल पार्टियों को, जो हमारा झुआ भर वोट लेते हैं। बस हम समाज को, समाज धीरे धीरे जाग रहा है, बिहार का चुनाव इसका प्रमाण है। जी कमरुद्दीन साहब। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने जी जी समाज के अंदर जागरूकता लाने के लिए और तेजी से जल्दी जागरूक हो, इसके लिए और क्या कदम उठाने चाहिए हम लोगों को, खास करके अपने समाज के पसमानदा की तरफ से? देखिए पसमानदा की इसके एक्टिविस्ट जो बाद है। मैं, हाँ देखिए, हमको ना छोटी छोटी मीटिंग करना चाहिए, बहुत बड़ी मीटिंग या बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं। रोज हम तय करें कि हम रोज आज एक आदमी से मिलके पसमानदा विमर्श की बात करेंगे अपने मोहल्ले में, दूर जाने की भी जरूरत नहीं। जो भी आपका हल्का है, जो भी आपका क्षेत्र है या दोस्ती का जो ग्रुप है उसमें बात कीजिए। हफ्ते में एक मीटिंग करिए, 4 आदमी 5 आदमी, घर बदल बदल के। भैया जुमेरात के दिन, जुमा के दिन, जु मेरी आवाज आ रही है? जुमेरात के दिन, जुमा के दिन, जिस दिन आपको फुर्सत मिले, किसी एक दरवाजे पे 8-10 मोहल्ले वालों को बटोरिए, जो पसमानदा समाज के हैं, उनसे कहिए, उन पे बैठ के बात कीजिए। अगर बात नहीं कर सकते हैं, प्रोफेसर मसूद आलम फलाही की लिखी किताब हिंदुस्तान में जात-पात है, उसको पढ़ के सुनाइए, या नहीं तो मसावात की जंग अली अनवर साहब ने लिखी, उसको पढ़ के सुनाइए, नहीं तो हम लोगों ने जो फेसबुक पोस्ट लिखा है या जो हम लोगों ने आर्टिकल्स लिखे, उसको पढ़ के सुनाइए। 10-15 मिनट, आधा घंटे से ज्यादा कोई मीटिंग न कीजिए। हफ्ते में एक मीटिंग 4 लोगों का, रोज का एक मीटिंग पर्सनल व्यक्तिगत मीटिंग, 24 घंटे में 10 मिनट वक्त निकालिए पसमानदा के। ऐसे जब करेंगे आप, तो धीरे धीरे लोग जुड़ने हो जाएंगे। हम सोचते क्या है कि इकट्ठे हम 4,000 15,000 की भीड़ करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। 4,000 15,000 20,000 की भीड़ आएगी, खा पी के चली जाएगी। ये देखिए, ये सही सतत बात। प्रक्रिया है, धीरे 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 मिजाज बनता है। जैसे हमारा मिजाज बना है, आपका मिजाज बना है, उस तरह और लोगों का भी मिजाज बनेगा और वो अपने हक अधिकार के लिए जागरूक होंगे। ये तरीका मुझे बेहतर लगता है। जी। अच्छा, एक सवाल और रह गया है, लास्ट में मैं वो अपने तरफ से कर रहा हूँ मैं। जी, जो जी। काम आगे बढ़ता है, जैसे हम लोग एक्टिविस्ट हैं जितने भी महास के, जो थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं ना, तो पीछे से टाँग खींचने वाले बहुत मिलते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी एक हुँ, टेक्निक है। सबसे पहले ये बोल देते हैं कि आरएसएस दलाल दलाल है, भाजपा के दलाल है, मनोबल गिराने के लिए, ठीक है? हुँ, तो हुँ, इससे हुँ, बचाने हुँ। के लिए अपने लोगों के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचाने के लिए लोगों की जो ये जो टेक्निक है, इसको काटने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए फैयाज़ अहमद फैजी वाला एटीट्यूड सबको अपनाना चाहिए। मैं बैकफुट पे कभी बैटिंग ही नहीं करता हूँ। मुझको कोई कहता है आरएसएस का है, तो मैं इसका जवाब नहीं, मैं है आरएसएस का, और बताओ? आजकल तो अगर कोई आपको कह दे कि आप बीजेपी के हैं, आरएसएस के, तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि सरकार इसी की है, भौकाल बना रहेगा। पहली चीज़ देखिए, ये आरोप नया नहीं है। 1936 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1935 में, 36-37 में चुनाव हुआ, उसके बाद जगह-जगह राज्यों में सरकार बनी, केंद्र में सरकार बनी। उस वक़्त और जो मुस्लिम लीग का जब काउंटर जमीयतुल मोमिनीन ने आसिम बिहारी के नेतृत्व में करना शुरू किया, मोमिन कॉन्फ्रेंस ने, तो उस वक़्त ये बवाल काटना शुरू किया। नूर मोहम्मद साहब ने जब बिहार विधानसभा में पेश किया था बैकवर्ड बिल, उसका विरोध में ये तारिक अनवर है, इसका दादा, उसने कहा कि नहीं, मुसलमानों में ये सब कुछ नहीं है, और ये कांग्रेस पार्टी है जो मुसलमानों को बाँट रही है। जो आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी पे जो अशराफ आरोप लगा रहा है, इस तथाकथित सेकुलर पार्टी आरोप लगा रही है कि मुसलमानों को बाँट रही है, ये आरोप कांग्रेस पे भी लग चुका है। और बाकायदा नेहरू और राजेंद्र प्रसाद आगे बढ़ के इसको सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, जो जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो कामगार जातियाँ हैं मुसलमानों के अंदर, उनको भी एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग सिर्फ अपर क्लास की पार्टी बनती नजर आ रही है। तो उस वक़्त नेहरू के ऊपर आरोप लगा, राजेंद्र प्रसाद के ऊपर आरोप लगा, इवन मुस्लिम लीग तो कहती थी कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। तो ये कोई आरोप नया नहीं है, ये बाबा कबीर पे भी लगा था कि बाबा कबीर हिंदू हैं। अब ऐसे आरोप लगा दिए कि आज उनके कबीर की, पसमानदा छोड़ दीजिए, कबीर की जात के लोग कबीर को अपना आइकन नहीं मानते, जबकि दुनिया उनको आइकन मानती है सोशल जस्टिस का। तो इस तरह के आरोपों पे नहीं आना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। जब आप काम करेंगे, देखिए, जब आप समाज के बीच में काम करेंगे, समाज के दुखों से, उसके हित से जुड़ेंगे, तो समाज, फिर आप लीडर बनेंगे, और समाज अपने लीडर की ऐसी हिफाजत करता है जैसे आँख की पुतली का हिफाजत आईब्रो, आईलैश और ये पलकें करती हैं। इस तरह से समाज अपने नेता की हिफाजत करता है। मैं अभी कल एक इंटरव्यू सुन रहा था पसमानदा डेमोक्रेसी पे इम्तियाज साहब की, कि इम्तियाज साहब बता रहे थे कि कैसे वहाँ बुनकर नेता थे, जो इतने बड़े कम्युनिस्ट थे कि अपने बेटे की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी, अपने वसूल वाले थे। वो बुनकरों के नेता थे वहाँ पे जहाँ पे अहले हदीस और देवबंदी कट्टर हैं।
तो समाज पहचानता है अपने नेता को, तो आपको इन तरह के आरोपों को बीच में पड़ना नहीं चाहिए और बैकफुट पे नहीं आना चाहिए, पल्ला भी नहीं चढ़ाना कि नहीं, नहीं हम आरएसएस के नहीं हैं, हम बीजेपी के नहीं हैं। अपना काम ईमानदारी, ज़िम्मेदारी से कीजिए, अपने लोगों के हक अधिकार की बात को बताइए, उस हक अधिकार की बात को सरकार से डिमांड कीजिए, निश्चय स्थिति बदलेगी और ये आपको कमज़ोर करने के लिए संघ का इल्ज़ाम, भाजपा का आरोप और एक ज़माने में होता है ना, आज ये लोग कांग्रेस का झंडा लेके अशराफ लोग चल रहे हैं, कल कांग्रेस पे आरोप लगाते थे, यही सेम आरोप बीजेपी पे अब लगाया जा रहा है। तो आरोपों से नहीं घबराना है और आपके ऊपर आरोप लग रहा है इसका मतलब आप काम कर रहे हैं, तभी आरोप लग रहा है। आप अभी भाईजान का जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगिए, देवबंदी जिंदाबाद करने लगिए, बरेलवी जिंदाबाद करने लगिए, मजहब की बातें करने कहेंगे, अरे माता कमरुद्दीन साहब बहुत जिम्मेदार, बहुत अच्छे होशमंद आदमी। जैसे कमरुद्दीन साहब मुस्लिम समाज में कुरीतियों की बात करने लगे, मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात करने, सोशल जस्टिस की बात कर, अरे इन लोग का दिमाग खराब, भाजपा से पैसा लेके काम कर। हम तो कह रहे हैं कि अगर कोई कह रहा है कि भाजपा से पैसा लेके काम करे, यार पैसा हमको दिलवाओ, बहुत पैसा की जरूरत है कमरुद्दीन साहब। अभी मुख्तार साहब से बात हो रही थी, उनकी किताब पब्लिश होने वाली है, कितना मुश्किल से भाई उसको हम लोग विमोचन में चाहते हैं कि उसका कहीं अच्छी जगह विमोचन हो जाए, पैसे नहीं है। तो हम तो कह रहे हैं जिसको लग रहा है कि आरएसएस हम लोग को पैसा दे रही है, बीजेपी पैसा, तो पैसा दिलवा दो यार, कुछ काम हम लोग कर लिया जाए। जी। पिछले पिछले दफे मैं गया था पटना में, हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उनसे मिला था मैं पटना में। जी, और जी। 18 जनवरी को हैदराबाद में उनका एक प्रोग्राम है, तो मैं 2-3 दिन हुँ, पोस्ट डाला था उस पर कि मैं हैदराबाद 18 हुँ, जनवरी को आ रहा हूँ और भी जो लोग मिलना चाहते हैं आ जाएं। तो कई लोगों ने कमेंट्स किया कि आप लोग तो बीजेपी की दलाली कर रहे हो, बीजेपी के एजेंट हो। हुँ, हमने कहा चल हुँ, भाई हूँ तो हूँ, अब मैं जा रहा हूँ हुँ, 18 तारीख को मिलने के लिए उनसे, क्योंकि हुँ। डेवलपमेंट समिट बिहार का प्रोग्राम है वो, बिहार जी, डेवलपमेंट जी। समिट का प्रोग्राम है, तो उसमें हुँ, हमको जाना है क्योंकि हमको बुलाया जा रहा है। और हुँ, विकास बेबो हमारे जो आ रहे हैं आईपीएस अधिकारी हैं बिहार के, वो हुँ, अपने हुँ, प्रोग्राम में हमें बुलाते हैं, तो 18 तारीख को मैं जा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग हमको अभी से ही बोल रहे हैं कि आप लोग बीजेपी के चमचागिरी करते हो, दलाली करते हो। हमने कि यही समझ ले भाई, लेकिन एक चीज इनकी समझ में नहीं आती है कि जिसकी सरकार है, मान लीजिए सेंट्रल में है, बिहार में है, यूपी में है, हम बिहारी हैं, तो बिहार में अगर हमको कुछ मांगना होगा तो किसके पास जाएंगे? कांग्रेस के पास जाएंगे, आरजेडी के पास जाएंगे, या जिसकी सरकार है उसी के पास हमको जाना पड़ेगा। सेंट्रल में जिसकी सरकार है बिल्कुल। उसी के पास जाना पड़ेगा हमको। तो इसका मतलब हम दलाल हो बिल्कुल। जाते हैं अपने समाज की भलाई के हुँ, लिए। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, भाजपा गवर्नमेंट से कुछ डिमांड करते हैं या बिहार में एनडीए हुँ, सरकार से कुछ डिमांड करते हैं, तो हम दलाल हो जाते हैं। हुँ, तो ये लोगों की हुँ। फुतूर है ना दिमाग में, ये गलत सोच है, लोगों का नजरिया गलत देखिए है। मैं अब दलाली की बात बता दूँ, अशराफ से अच्छा कौन दलाल है दुनिया, पूरी दुनिया में इतना अच्छा दलाल कोई नहीं। आज बीजेपी और आरएसएस की दलाली करके भई आप पे आरोप लगा रहा है दलाली की, दलाली खुद करके जितने भी की पोस्ट है यूनिवर्सिटी का, जितने माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे अरबी फारसी का सिस्टम है, चाहे अल्पसंख्यक एजुकेशन बोर्ड है, सब जगह अशराफ बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम पे। तो दलाली ये करते हैं। आज देखिए जितने इस तरह के मुसलमानों से संबंधित पोस्ट है, आज भी सबसे ज़्यादा अशराफ बैठे हुए हैं। बीजेपी की सरकार मोदी जी के आए हुए कितने साल हो गए? 10-12 साल हो गए ना? जी जी तो बिल्कुल। दलाली कौन कर रहा है? कौन दलाली कर रहा है? अगर हम दलाली कर रहे होते तो हमें भी तो कहीं मिला होता, हम भी कहीं बने होते। भाई हमारा एक ही मंत्री बना हुआ है, वो भी तो चुप उनके पार्टी का ही कैडर था, तो दलाली करने का तो आरोप उस पे आप नहीं लगा सकते क्योंकि शुरू से एबीवीपी के कार्यकर्ता थे माननीय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी। तो दलाली तुम जी करते जी हो, जी इल्ज़ाम हमारे देखिए चोर जो है, चोरी करने के बाद सबसे घूम-घूम के चोरी का आरोप लगाता फिरता है ताकि उसके ऊपर चोरी का आरोप ना लगे। इस सब में पढ़ने दिखने की लगे, ज़रूरत सही नहीं बात है। है। आप जब देश और समाज के लिए ईमानदारी, ज़िम्मेदारी से काम करेंगे, तो समाज आपसे जुड़ेगा आज नहीं तो कल। कबीर को भी 400 साल के बाद लोगों ने पहचाना, तो उसमें कौन-सी बड़ी चलिए बात है? बहुत बहुत शुक्रिया आपको समय देने के लिए, बहुत कीमती जी, जी, आपने जी। समय दिया। बड़े सर्दी का बड़े मौसम बड़ी है, मेहरबानी हालांकि हम आपकी। मुंबई में हैं, हमारे जी, यहाँ जी। गर्मी है, आपके यहाँ सर्दी है। जी, जी। शुक्रिया आपका। जी, जी, अस्सलाम जी। वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम।